हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हम जो एसीएफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज हम जो है फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम बेसिकली फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसीएफ जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो एक ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी चालक का अगर तापमान में वृद्धि होता है तो उसके साथ उसका प्रतिरोध किस प्रकार से जो है वेरिएशन देता है, तो उसको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको पूछा गया है। तो सिंपली अगर इसका आंसर देखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, वो बेसिकली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है दिखाने का काम करता है। तो उसके आधार पर हम ये बोलते हैं कि तापमान अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहाँ से आप सिंपली तौर पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी तो ये बोलता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस गिर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। साथ में ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को जो है कम होता हुआ दिखा रहा है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस का पूछा गया है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरी होता है। मतलब एक प्रकार से अगर हम देखें तो प्रतिरोध जो है तापमान पर सीधे तौर पर निर्भर करता है, न कि स्क्वायर के न कि क्यूब के। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या, ए। और ये जो यहाँ से स्टार्ट है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की कुछ न कुछ वैल्यू है, उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। जबकि ये जो है आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब टेम्परेचर के स्क्वायर या क्यूब के अगर मान लो ऐसा है तो उसमें जो है आपको इस प्रकार का वेरिएशन होता हुआ दिखेगा, जो कि कंडक्टर में नहीं होता। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। तो ऐसे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी जो है पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है ए बॉय रिकॉर्ड्स दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स of a resistor of 50 ohm, the current passing through it। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि कोई एक लड़का है जिसने ये जो है बेसिकली ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो 10 कूलम चार्ज को, आवेश को, अगर हम दो बिंदुओं के बीच, किसके दो बिंदु के बीच, 50 ओम के रेजिस्टेंस प्रतिरोध के दो बिंदुओं के बीच अगर हमको उसको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए 4000 जूल जो है इतना वर्क डन, कार्य करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम ये काम करते हैं इतने चार्ज को 50 ओम में फ्लो कराने के लिए, पास कराने के लिए, तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपको ये पूछा गया है। तो सिंपली ये जो है आपका पोटेंशियल से जो है यहाँ से इसके एप्लीकेशन से, पोटेंशियल डिफरेंस के एप्लीकेशन से हम सीधे तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका Q इंटू, बेसिकली अगर हम बात करें V की, अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वर्क डन आपको निकालना है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ तक हमने इसको देखा अभी तक, ये फॉर्मूला कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको हम बोल देते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बेसिकली हम फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इंटू आर। तो यहाँ पर आगे हम देखें तो वही चीज को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। और सारी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे Q और R और I को एक साइड रख देंगे तो आपको I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 ओम यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 8 एम्पियर होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एसीएफ में पूछे ही जाते हैं। आप अगर उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको जो है वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आते हुए दिखते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ये भी रेजिस्टेंस से संबंधित है। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टर्स, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज। बोलने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है
कि हमको जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, खूब सारे 6 ओम के रेजिस्टेंस हमको दे दिया है, रजिस्टर दे दिया है, प्रतिरोध दे दिया है, और इस 6 ओम के प्रतिरोध से आपको बनाना कितना है, 2 ओम बनाना है। तो आप कैसे बना पाएंगे? अब इससे आपको ऑप्शन जो है यहां पर दिया गया है 2 ओम, मतलब नंबर में दिया गया है 2, 3, 4 और 6, मतलब कितनी संख्या में ये रेजिस्टेंस लगेंगे इस वैल्यू के रेजिस्टेंस से 2 ओम प्राप्त करने के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट मालूम होगा कि जब भी आप जो रेजिस्टेंस देखते हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है, कम वैल्यू आती है, तो वो किस में जुड़ा हुआ होता है, पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ होता है। अर्थात वो किस में जुड़ा हुआ रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा समांतर में। और जबकि हम देखते हैं सीरीज श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध का मान आता है, वो जो रेजिस्टेंस बोलता है जिससे वो मिलकर बना हुआ है उससे ज्यादा आएगा। तो यहां पर हमको कम दिख रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर समांतर क्रम में है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सिंपली वहां पर एक फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। यहां से सिंपली आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, N निकालना है, नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है जिससे वो मिलके बना हुआ है। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 2 ओम हमको प्राप्त करना है, 2, और R आपको कितना दिया है, 6 दिया है, और यहां पर N जो है, तो इस प्रकार से N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपको पूछने के चांसेस ACF के पेपर में होते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स है मान लीजिए इस प्रकार से, और उसमें क्या बोल रहा है कि 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है। मान लो मैं इस प्रकार से 2 बल्ब को ले लेता हूं और इस प्रकार से वो कनेक्टेड है 2 पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसा बोलना है इसका, A एंड B। ठीक है, इन पैरेलल, तो पैरेलल हमने देख लिया। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो इन 2 बिंदुओं के बीच में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी। तो सिंपल सी बात है, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का या पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है ये क्वेश्चन है, समांतर क्रम का जो है ये क्वेश्चन है। तो समांतर क्रम में जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो I होता है वो डिफरेंट होता है हर डिवाइसेस से, जबकि V जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है सभी डिवाइसेस से। जैसे कि हम जो हमारे घर में कनेक्शन लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो किस कनेक्शन में जुड़ा हुआ होता है, पैरेलल, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे सभी डिवाइसेस को 220 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन सभी डिवाइसेस का जो करंट होता है वो सेम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या आपका सेम होगा, तो आपका सेम होगा आपका वोल्टेज B नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर B नंबर हो जाएगा। नाउ आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ठीक है, मतलब ये किस क्वांटिटी का जो है ऐसा यूनिट है, कूलम्ब पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बेसिकली ये आवेश का क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो यूनिट से भी सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यूनिट बहुत अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ लेना है जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। द 3 needles N1, N2 and N3 are made of a ferromagnetic, a paramagnetic and a diamagnetic substance रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर 3 नीडल बोले गए हैं, सुइयां बोली गई हैं, जिसमें N1 जो है वो बना हुआ है फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय मटेरियल से, और पैरामैग्नेटिक यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है डायामैग्नेटिक, जिसको हम पैरामैग्नेटिक को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय और डायामैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो बेसिकली N1 जो है वो N1 है फेरोमैग्नेटिक अर्थात लौह चुंबकीय, N2 है पैरामैग्नेटिक जिसको हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, और N3 बना हुआ है किससे, डायामैग्नेटिक जिसको हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो बेसिकली आपका मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वहां से ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि जब इन मटेरियल्स के पास में, इन नीडल के पास में हम मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, और ऑप्शन दिया है आपको, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली बट रिपेल N2 एंड N3 वीकली। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि N1 को वो बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, लेकिन N2 और N3 को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये ऑप्शन दिया है। सिमिलरली सबको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है N1 को अट्रैक्ट करेगा, N2 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, बट N3 को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा।
और आपको लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली। तो बेसिकली आपको सीधे तौर पर उनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसमें, जब भी उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ये स्ट्रांगली N1 जो है वो स्ट्रांगली होंगे, N2 वीकली अट्रैक्ट होंगे। पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट ही होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है, कौन सा, आपका डी नंबर, कि N1 जो है आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, N2 वीकली अट्रैक्ट होगा और N3 जो है बेसिकली रिपेल होगा, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो मैग्नेटिक या मैग्नेट्स के प्रेजेंट में जो है बेसिकली वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, ये आपके जियोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। तो एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट, तो एंगल ऑफ डिप जो है आपको पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए, और उसमें दो कंडीशन जो है पूछी जाती है कि एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ होगा और एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री कहाँ होगा। तो ये आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है पोल्स में, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो जनरली अगर हम देखें तो पूरी तरह से सीधा स्ट्रेट जो है एंटर करता है अर्थ में, तो वहां पर जो एंगल ऑफ डिप बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस को जो है बना पाएंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपके जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वहीं से पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, क्यूरी ताप के ऊपर, अगर क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर जब जाए कोई भी टेम्परेचर सब्सटेंस का, तो उसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो बन जाता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है प्रति लौह चुंबकीय, ये पूछा है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ बोला है कि पैरामैग्नेटिक बन जाता है डायामैग्नेटिक, या फिर पैरामैग्नेटिक बन जाता है फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्यूरी टेम्परेचर जो है ये बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में अगर इसके ऊपर जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि सब्सटेंसेस से हो सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस लेवल में आपको जो है प्रिपेयर करके रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट के फिनोमिना से है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, ठीक है, आपको पूछा गया है कि जो हमारा आकाश है वो नीला क्यों दिखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज इट्स नेचुरल कलर, एक प्रकार से बोल सकते हैं। बी ऑप्शन दिया है, द अर्थ एटमॉस्फेयर एमिट्स ब्लू लाइट। तीसरा दिया है, द एयर अवे फ्रॉम द सन कूल्स डाउन एंड टर्न्स ब्लू। और आपको डी नंबर दिया है, द अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर मोर ब्लू लाइट देन रेड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बेसिकली आपका कौन सा होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो नीले प्रकाश को ज़्यादा क्या करता है, प्रकीर्णन करता है उसका। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ये क्वेश्चन है। स्कैटरिंग मतलब लाइट का प्रकीर्णन करना। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जब लाइट उनसे पास होती है तो लाइट फैल जाती है। तो उसमें जो है बेसिकली अलग अलग कलर की लाइट जो है अलग अलग तरीके से फैलती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो फैलने का काम करती है वो ब्लू लाइट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो बेसिकली शॉर्टर वेव में जो है आगे बढ़ती है, इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर होती है। इसलिए जो है बेसिकली आपका जो आकाश है वो क्या दिखता है, नीला दिखाई देता है। बेसिकली स्काई अपीयर्स ब्लू, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाने के आसार रहते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये भी एक लाइट का फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन लिखा गया है, वो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या हो जाए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या बेसिकली 99 डिग्री। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये कब होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम में पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा एंगल जिसमें बेसिकली जिस एंगल के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसमें ये फिनोमिना होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा,
तब वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन कोण जो है उसका मान कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, तब जाकर जो है आपको वहां पर वो होता हुआ दिखेगा। मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक जो है ट्यूब है या ग्लास फाइबर है और यहाँ से कोई लाइट जो है आगे बढ़ रही है तो ये बाहर जाती, लेकिन बाहर जाने की बजाय ये वापस आएगी। तो वापस कब से आना शुरू करेगी, जब ये जो है क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसके बाद ही तो वो वापस आएगी। तो यहाँ पर उसी के बारे में बेसिकली पूछा गया है। लेकिन अगर इधर के एंगल की बात करता है तो वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है, क्रांतिक कोण होता है। तो क्रांतिक कोण से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्रांतिक कोण से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ वो वाले एंगल से पूछा गया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री या फिर उससे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर 90 डिग्री होगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, द लेंस फॉर्मूला इज। तो बेसिकली आपका मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम मिरर फार्मूला की बात करें तो दर्पण के सूत्र की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/v + 1/u होता है, ये दर्पण का है। जबकि मिरर की अगर हम बात करें तो वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए, प्लस वाला तो होगा ही नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए 1/u - 1/v दिखा है, मतलब ये भी नहीं होगा, प्लस वाला तो होगा ही नहीं। तो कौन सा बचा, ये वाला 1/v - 1/u। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/v / 1/u = 1/f। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो है यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, v इमेज का डिस्टेंस होता है, प्रतिबिंब का दूरी होता है, और u जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम वस्तु की दूरी बोलते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एल्यूमिनियम इज। अब यहाँ पर फिर से सब्सटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो होते हैं हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम जो मेटल है ये किसके कैटेगरी में आता है, क्या वो फेरोमैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक है या वो जो है आपका एंटी मैग्नेटिक है, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है, एंटी फेरो भी बोल सकते हैं, या नन ऑफ द अबव है। तो बेसिकली आपका एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जनरली ये जो मेटल्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो फेरोमैग्नेटिक तो नहीं है, तो कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट को आपको 4 से 5 मेटल जो है इसमें आते हैं, 4 से 5 इसमें आते हैं, तो वो एटलीस्ट आपको जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं पेपर में अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इज। बेसिकली ये क्वांटिटी से क्वेश्चन है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर अमाउंट है, मतलब सदिश राशि है, क्या वो अदिश राशि है, स्केलर को अमाउंट है, क्या वो दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं फ्लक्स फाई = लिखूं तो आपको कुछ इस प्रकार से फार्मूला दिखता है। तो बेसिकली ये क्या है, देखो B जो है ना, B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है, तो वो जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, ये एक्चुअली एक मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है कि कोई भी अगर मान लीजिए एरिया है तो उस एरिया से कितनी चुंबकीय लाइनें, कितने चुंबकीय रेखाएं अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पास हो रही है, उसको बताने का काम करता है फाई। ठीक है, तो फाई यहां पर हमने क्या बोला कि वो क्या है, एक स्केलर अमाउंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर अमाउंट हो जाएगा, बाकी सारे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बी अगर आपको पूछा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बारे में पूछा, तो बी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बारे में आपको डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो इट इज ए मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो वहां पर वो मेजरमेंट है, एक संख्या को बताने का काम करता है, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो न्यूक्लियर जो है रिएक्शन से बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होगा एटॉमिक जो बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे कि जो सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है वो किसी कारण से मिल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण से मिल रही है, अर्थात नाभिकीय संलयन के कारण से मिल रही है। तो उसी से ये जो है आपका क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है ए मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट
टू सी पेशेंट्स टीथ इज, इसमें आपको पूछा गया है कि भाई कौन सा मिरर का इस्तेमाल करता है डॉक्टर जो डेंटिस्ट होता है आपके दांतों को देखने के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो डेंटिस्ट होता है वो बेसिकली कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है, अर्थात इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब निर्माण आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा छठवां जो केस होता है, देखो 6 अलग अलग केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के केस में, और उसमें अगर हम बात करें तो छठवां जो केस होता है जिसमें हम फोकल लेंथ और फोकस, मुख्य फोकस और बेसिकली जो पोल होता है उसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है। उसी बस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर का बेसिकली एप्लीकेशन वहां पर करता है। तो यहां पर आपको समझना है कि ऑप्शन बी इसका जो है क्या है, आंसर है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जैसे टॉपिक हैं एसीएफ में, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप जो है क्या है, ऑप्शन दिया है ए माइक्रोस्कोप दैट हैज ए लेंस, तो लेंस तो होगा ही ठीक है, लेकिन ए लेंस दिखा है मतलब एक लेंस नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। तो ए माइक्रोस्कोप इन विच द नंबर ऑफ लेंसेज इज 2 और मोर गलत हो गया, 2 जनरली होता है, सामान्य तौर पे हम बात करेंगे। ए माइक्रोस्कोप विथ ए कॉनकेव लेंस, ये को आपको दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है ए माइक्रोस्कोप विथ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक ऑप्शन सही होगा, वो है आपका डी, ए माइक्रोस्कोप विथ ए कॉन्वेक्स लेंस। हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज मैंने आपको बता दिया कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है और 2 संख्या में इस्तेमाल होता है, एक आपके आंखों के पास लगा होता है और एक जो ऑब्जेक्ट जहां हम देखते हैं वहां पर लगा होता है, ठीक है। और दोनों का फोकल लेंथ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और उससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़े। नाउ इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, टू कन्वर्ट एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर, ठीक है। यहां पर जनित्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रत्यावर्ती जनित्र है वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कैसे होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज्ड, या फिर स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर यूज्ड, या फिर मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड, या फिर ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर इज यूज्ड। तो सिंपल सी बात है कि स्लिप रिंग तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि स्लिप रिंग जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली एसी के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हमको कन्वर्ट किस में करना है, डीसी में, तो स्लिप रिंग वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या होगा, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। देखो कम्यूटेटर देखते ही आपको ना ध्यान आ जाना चाहिए कि हम डीसी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जहां भी कम्यूटेटर दिखा मतलब समझ जाना है कि वो डीसी की बात कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। लेकिन यहां स्लिप नहीं लिखा है, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग मतलब 2 इस प्रकार के बटे हुए कम्यूटेटर स्प्लिट हो चुके हैं। जो रिंग, एक रिंग को हमने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है बीच से, तो ये स्प्लिट रिंग क्या बन गया, कम्यूटेटर बन गया। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज सीन इन सनलाइट द कलर्स आर सीन लाइक रेनबो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। सीडी जो आप देखे होंगे उसमें लाइट पड़ता है तो 7 कलर आपको दिखते हैं, तो यहां से वो क्वेश्चन है कि वो इंद्रधनुष के जैसा दिखता है, तो उसका क्या कारण है। ऑप्शन में दिया गया है एक तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना और एक डिफ्रैक्शन, ठीक है, विवर्तन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर दिया है बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जहां पर है वो नहीं होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। जब खाली डिफ्रैक्शन दिया रहेगा तो भी सही है, लेकिन राइट रिफ्लेक्ट होकर तो हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी आंसर में जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जगह क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में रखने चाहिए। नाउ इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, सीधा स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो अगर स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस r है और उसका फोकल लेंथ अगर हम बोल रहे हैं, तो आपको पता होगा एक रिलेशनशिप कि r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, मतलब कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा इसका
आंसर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट? द पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज वर्ड जहां भी ओनली ऑलवेज दिया है बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ना है। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज नेगेटिव नहीं। द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है, अवतल दर्पण का जो अवतल लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बच गया? कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, जो जनरली जिनको पास का नहीं दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर पढ़ना है और आपको नहीं दिख रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं और उसका पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको पूछा रहे, अगर कोई लाइट सीधी पड़ रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा? वापिस चले जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 0 डिग्री ही जो है हो जाएगा। ये आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो ऐसा होता है, आपको सिंपल सी बात पता है कि हमेशा I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ठीक है, तो I जितना होगा उतना आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। रिफ्लेक्शन परावर्तन पूछा है, तो I अगर 0 डिग्री है तो R भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। बोलने का मतलब अगर लाइट ऐसे सीधा जो है बेसिकली क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो 0 डिग्री बना रही है, तो सिंपल सी बात है वो वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ आगे हम देखते हैं, ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण के सामने कोई लड़का खड़ा है और उसकी दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी यहाँ पर बोला गया है कि उसकी दूरी जो है बेसिकली ये खड़ा है एक दर्पण के सामने और उसका डिस्टेंस कितना है? बोल रहा है कि 2 मीटर है। 2 मीटर सामने वो खड़ा है। ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड इज इमेज, आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि आपको पूछा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज। तो इमेज कहां पर बनेगा? तो इमेज जस्ट उसके पीछे बनेगा। ठीक है, और कितना बनेगा? तो मिरर से 2 मीटर में ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आपको कितना पूछा है कि बॉय और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। इसका आंसर यहां पर हो जाएगा 4 मीटर। इस बात को आपको याद रखना है। अगर पूछता आपको कि मिरर और उसके इमेज के बीच कितना डिस्टेंस है तो 2 मीटर होता, तो आप गलती से हड़बड़ी में जो है ऐसे क्वेश्चन को हड़बड़ी में आप गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? बॉय और इमेज का, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां भी बोले और डायमंड दिख रहा है ना, तो सीधा तौर पे डायमंड इसका आंसर होगा 2.42। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये टेबल आप देख सकते हैं। ये जो टेबल है यहाँ पर डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। तो डायमंड का आप देखिए 2.42, डायमंड जहाँ भी दिया है आप टिक मार दीजिए बिना किसी ऑप्शन को पढ़े। हाँ, दूसरे ऑप्शन दिए हैं तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई किसका कितना कितना होता है। तो आपको यहाँ पर एक टेबल जो है आपको ये मालूम होना चाहिए ताकि आप कंपेरेटिवली देख पाएँ कि किसका कितना होता है। तो इसका जो है यहाँ पर सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? डायमंड इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आज का जो यहाँ पर क्वेश्चन का सीरीज है फिजिक्स का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 भी हम लाएंगे जिसमें बाकी बचे हुए कुछ टॉपिक होंगे जो बचे हुए एसीएफ के, उसके क्वेश्चंस भी हम जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से और एडवांस लेवल के होंगे, ये थोड़े फिर भी आसान लेवल के थे, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आसान क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम रेंज के भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज जिसको हम बोलते हैं, और थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगले जो हमारा पार्ट होगा फिजिक्स वाला, उसमें हम थोड़े से टफ क्वेश्चन को भी जो है डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।